स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग स्टडी कर रहे थे प्रोकैरियोटिक डीएनए एप्लीकेशन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्या चीज? डीएनए पॉलीमरेज हम लोग बोल सकते हैं। उसमें हम लोगों ने क्या देखा था? उसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर अगर हम लोग टिपिकल स्ट्रक्चर देखेंगे डीएनए पॉलीमरेज का, हम लोग मोस्टली स्टडी करते हैं डीएनए पोल 3, तो टिपिकल स्ट्रक्चर हम लोग डीएनए पोल 3 का ही देखेंगे। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो डीएनए पॉलीमरेज में क्या रहता है, हम लोग बोलेंगे 3 डोमेन रहता है। ठीक है, एक को हम लोग क्या बोलते हैं? एक को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? पाम डोमेन। एक को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलेंगे फिंगर डोमेन। एक को हम लोग क्या बोलते हैं? एक को हम लोग बोलते हैं थंब डोमेन। यही मैंने यहाँ पर लिखा है, पाम डोमेन, फिंगर डोमेन एंड थंब डोमेन। ठीक है, तो पाम डोमेन के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट स्टडी कर लिया था। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे फिंगर डोमेन और थंब डोमेन के बारे में देखेंगे कि ये क्या होता है और इसका क्या फंक्शंस है। ठीक है, ये सारा का सारा हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो देखो, जब भी कभी भी हम लोग कोई भी डीएनए पॉलीमरेज के बारे में स्टडी करेंगे, खासकर अगर टिपिकल स्ट्रक्चर देखेंगे डीएनए पॉलीमरेज का, तो याद रखना है डीएनए पॉलीमरेज हमारा जो राइट हैंड है ना, ये वाला राइट हैंड है, ये क्लोज्ड राइट हैंड से क्या करता है? हम लोग बोलेंगे रिजेंबल करता है। जिसमें क्या होगा? हम लोग बोलेंगे फिंगर डोमेन होगा। देखो मैंने यहाँ पर लिखा फिंगर डोमेन। जिसमें क्या होगा? हम लोग बोलेंगे पाम डोमेन होगा। देखो यहाँ पर पाम डोमेन। और क्या होगा? हम लोग बोलेंगे थंब डोमेन होगा। ठीक है, तो एक्चुअल याद रखना है, जो भी हम लोग बोलेंगे एंजाइम है, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा? एक्टिव साइट होगा, जहां पर क्या होगा? हम लोग बोलेंगे डीएनए का, डीएनए से डीएनए बनेगा, मतलब एक्चुअल में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स ही बनता है। तो वो कहां पर होगा? हम लोग बोलेंगे वो होगा पाम डोमेन में। इसीलिए पाम डोमेन को हम लोग क्या बोलते हैं? मेन कैटालाइटिक सेंटर। और ये पाम डोमेन क्या चीज का बना होता है? हम लोग बोलेंगे बीटा शीट का बना होता है, या बीटा प्लीटेड शीट का बना होता है। क्या होता है बीटा शीट? क्या होता है बीटा प्लीटेड शीट? ये मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, अब हम लोगों को आज क्या स्टडी करना? आज हम लोग को स्टडी करना है क्या चीज? फिंगर डोमेन। जब भी कभी फिंगर डोमेन आप लोग स्टडी करिएगा डीएनए पॉलीमरेज के बारे में, डीएनए पॉलीमरेज में अगर फिंगर डोमेन के बारे में स्टडी कीजिएगा, तो याद रखना फिंगर डोमेन के नीचे हमेशा लिखा हुआ रहेगा ओ हेलिक्स। ओ हेलिक्स, या हम लोग बोल सकते हैं ओ हेलिक्स ऑफ फिंगर डोमेन। तो ये ओ हेलिक्स ऑफ फिंगर डोमेन क्यों लिख रहा है? ये फिंगर डोमेन का क्या फंक्शन है, ये अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर मैं क्या लिखा हूं? फिंगर डोमेन के बारे में यहाँ पर लिखा हूं। ठीक है, तो देखो एक्चुअल में क्या है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे? मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम का ही टिपिकल स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीएनए पॉलीमरेज 3 बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या करेगा? देखो फिंगर डोमेन एक्चुअल में क्या करेगा? अगर हम लोग फिंगर डोमेन को यहाँ पर मैग्नीफाई करके देखेंगे, देखो यहाँ पर हम लोग अगर फिंगर डोमेन को मैग्नीफाई करके देखेंगे, मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, देखो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे? ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे? फिंगर डोमेन है। ठीक है, अब इसके बाद ऐसा करके क्या होगा? हम लोग बोलेंगे ये वाला क्या होगा? हम लोग बोलेंगे पाम डोमेन। और ये क्या होगा? अल्टीमेटली क्या होगा? हम लोग बोलेंगे थंब डोमेन। तो यहां से लेके यहां तक, देखो यहां से लेके यहां तक ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे? ये क्या चीज है? फिंगर डोमेन है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिंगर डोमेन बोलेंगे। ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये जो है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज? पाम डोमेन। ठीक है, जहां पर क्या होगा? कैटालाइटिक सेंटर होगा। और ये वाला को हम लोग क्या बोलेंगे? यहां से लेके यहां तक हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे क्या चीज? थंब डोमेन बोलेंगे। ठीक है, याद कीजिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था जो पाम डोमेन होता है ना, ये पाम डोमेन में क्या होता है? एमिनो एसिड्स का क्या होता है? हम लोग बोलेंगे अरेंजमेंट रहता है। कैसा? हम लोग बोलेंगे एंटी पैरेलल, जिगजैग पैटर्न में। ठीक है, ऐसे करके एमिनो एसिड का क्या होता है? हम लोग बोलेंगे अरेंजमेंट रहता है क्या चीज? एंटी पैरेलल। क्या चीज? हम लोग बोलेंगे जिगजैग फैशन में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? बीटा शीट बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? हम लोग बोलेंगे बीटा प्लीटेड क्या चीज? शीट बोलते हैं। याद कीजिए मैंने बताया था। तो यहां पर क्या होता है? हम लोग बोलेंगे ये जो कैटालाइटिक सेंटर है, ये जो कैटालाइटिक सेंटर ऑफ पाम डोमेन है, ये कैटालाइटिक सेंटर में हम लोग बोलेंगे क्या मिलता है? हम लोग बोलेंगे 2 आयन मिलता है, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम लोग बोलेंगे डीएनए के सिंथेसिस में। एक को क्या बोलते हैं? Mg2+, एक को क्या बोलते हैं? Zn2+। दोनों का दोनों हम लोग बोलेंगे डाइवैलेंट केटायंस है। ठीक है, और हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोग बोलेंगे ये जो एमिनो एसिड है, कौन सा एमिनो एसिड? पाम डोमेन में एक्चुअल में क्या चीज है? हम लोग बोलेंगे इसमें क्या चीज है? एमिनो एसिड्स का क्या चीज है? हम लोग बोलेंगे अरेंजमेंट है, जिसको क्या बोलते हैं? बीटा शीट। याद कीजिए, तो उसमें से हम लोग बोलेंगे 2 एमिनो एसिड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, नेगेटिवली चार्ज एमिनो एसिड। याद कीजिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्पार्टिक एसिड। और क्या बोलते हैं? एस्पार्टिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका क्या फंक्शन था मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है। ठीक है, अब यहां पर देखो ध्यान से, ये जो कैटालाइटिक डोमेन है ना, ये कैटालाइटिक डोमेन में क्या होगा? हम लोग बोलेंगे ये कैटालाइटिक डोमेन में क्या होगा? हम लोग बोलेंगे
क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी होगा। ठीक है, ये जो मैं बनाया हूँ ये क्या चीज है, सॉरी 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होगा, जो कि हेल्प करता है क्या चीज में, हम लोग बोलेंगे प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म में हेल्प करता है। ठीक है, 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होगा, जो कि हेल्प करता है प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म में हेल्प करता है। ठीक है, और क्या प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म होता है, कैसे हेल्प करते हैं, मैंने बताया था जब मैं स्ट्रक्चर ऑफ क्या बताया था, सॉरी टाइप्स ऑफ क्या बताया था, डीएनए पॉलीमरेज बताया था। तो आप लोग देख लेना वो लेक्चर को, इनफैक्ट आप लोग ये सीरीज को देखिएगा तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो अब देखो ये तो था मतलब किसका, पाम डोमेन का। अब देखो ध्यान से फिंगर डोमेन। ठीक है, लेकिन फिंगर डोमेन को बताने से पहले देखो यहाँ पर पाम डोमेन में एक्चुअल में क्या हो रहा था, हम लोग बोलेंगे पाम डोमेन में एक्चुअल में क्या हो रहा था। देखो ध्यान से, एक्चुअल में हम लोग बोलेंगे पाम डोमेन में क्या प्रेजेंट था। देखो ये क्या चीज था, हम लोग बोलेंगे ये क्या था, डीएनए का मेन स्ट्रैंड था। ठीक है, ये क्या था, हम लोग बोलेंगे डीएनए का क्या चीज, हम लोग बोलेंगे मेन स्ट्रैंड था। ठीक है, इसको मैं यहां से दिखा रहा हूं, ये क्या चीज है, मान लो डीएनए का मेन स्ट्रैंड है। ठीक है, ये मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम है, ये क्या चीज है 5 प्राइम है। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है यार, डीएनए से डीएनए बन रहा है, कहां पर बन रहा है, पामी डोमेन में तो बन रहा है ना। तो ये मान लो कि क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज है, आरएनए प्राइमर के स्ट्रैंड है। देखो 5 प्राइम से यहां पर क्या चीज है 3 प्राइम ओएच। ठीक है, अब पाम डोमेन क्या कर रहा था, ये जो 3 प्राइम ओएच ग्रुप है ना आरएनए प्राइमर का, जो कि फ्री 3 प्राइम ओएच ग्रुप है, यहां से क्या स्टार्ट किया था, ये हम लोग बोलेंगे नया डीएनए को क्या किया था, हम लोग बोलेंगे बनाना स्टार्ट किया था, जो कि हम लोग बोलेंगे किसके कॉम्प्लीमेंट्री था, पेरेंटल स्ट्रैंड के, ये वाला, ये जो पेरेंटल स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री था। ठीक है, और यहां पर क्या हो रहा था, हम लोग बोलेंगे डीएनए को बनाने के लिए क्या क्या चीज इंटर कर रहा था, हम लोग बोलेंगे क्या चीज इंटर कर रहा था, हम लोग बोलेंगे डी एनटीपीज इंटर कर रहा था। डी एनटीपीज में क्या क्या मॉलिक्यूल आता है, डी एटीपी आता है, डी जीटीपी आता है, डी सीटीपी आता है, और क्या आता है डी टीटीपी आता है। ठीक है, ये डी एनटीपी मॉलिक्यूल्स वैसा मॉलिक्यूल्स होता है जो हम लोग बोलेंगे डीएनए को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा था, याद करो यहां पर क्या हो रहा था, एक्चुअल में कैटालाइटिक सेंटर में क्या हो रहा था, हम लोग बोलेंगे एक डीएनटीपी, देखो ध्यान से, जब एक डीएनटीपी इंटर किया, ठीक है, मान लो पहला डीएनटीपी इंटर किया, ठीक है, ये मान लो दूसरा डीएनटीपी इंटर किया, तो दोनों के बीच में क्या बना, हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना, या एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में क्या बना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। जब तीसरा डीएनटीपी या तीसरा न्यूक्लियोटाइड आएगा तो उसके बीच में फिर से क्या बनेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। तो ये कहां पर हो रहा था, हम लोग बोलेंगे ये हो रहा था, हम लोग बोलेंगे कैटालाइटिक सेंटर में, या हम लोग बोल सकते हैं पाम डोमेन में। मतलब एक्चुअल में पाम डोमेन में क्या हो रहा था, हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बन रहा था, किसके किसके बीच में, हम लोग बोलेंगे जो डीएनटीपी आ रहा था, या न्यूक्लियोटाइड्स हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, डीएनटीपी का मतलब हो गया डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, जिसमें आता है डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी और डीटीटीपी। ठीक है, ये इसके बीच में हम लोग जब ये इंटर कर रहा था, जिसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स भी बोल सकते हैं, उसके बीच में क्या बन रहा था, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बन रहा था। कैसे बन रहा था, क्या ये आयंस कैसे करके रिस्पांसिबल थे, नेगेटिवली चार्ज का क्या सिग्निफिकेंस था, ये सब मैं सारा का सारा बताया था प्रीवियस लेक्चर में। अब देखो ये पाम डोमेन का काम क्या चीज, सॉरी ये फिंगर डोमेन का काम क्या है, बहुत इजी है। देखो क्या चीज है, ये फिंगर डोमेन है ना, ये ऐसे करके, इसको मैं ऐसे दिखाऊं, ये ऐसे करके फिंगर है ना। ठीक है, तो ये फिंगर का काम क्या चीज है, डीएनटीपी को कैच करना, ऐसे करके कैच करना। ठीक है, ऐसे करके कैच करके ऐसे करके ऐसे क्लोज हो जाना। ठीक है, ये किसका काम है, फिंगर डोमेन। तो फिंगर डोमेन अभी किस स्टेट में है, फिंगर डोमेन याद रखना अभी किस स्टेट में है, ये ओपन स्टेट में है। ठीक है, जैसे ही डीएनटीपी आएगा तो ये फिंगर डोमेन क्या क्या किस स्टेट में आ जाएगा, हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, ये फिंगर डोमेन डीएनटीपी को कैच करेगा, कैच करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ऐसे करके क्लोज हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये ओपन स्टेट से किस स्टेट में चला जाएगा, हम लोग बोलेंगे क्लोज्ड स्टेट में चला जाएगा। किस स्टेट में चला जाएगा, क्लोज्ड स्टेट में चला जाएगा। इसका मतलब देखो, इसका मतलब फिंगर डोमेन का क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे रोटेशन हुआ है। ठीक है, पहले ये ऐसे था, खुला हुआ था, ओपन स्टेट में था, अब ये किस स्टेट में आ गया, ऐसे कैसे बंद हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, इसका मतलब फिंगर डोमेन में क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे रोटेशन हुआ। तो कितना डिग्री में रोटेशन हुआ, हम लोग बोलेंगे, याद रखना है, मैं बताऊंगा अभी। 40 डिग्री रोटेशन हुआ, किसका, हम लोग बोलेंगे फिंगर डोमेन का। तब जाके हम लोग बोलेंगे डीएनटीपी को ये कैच करके कहां तक पहुंचाया, वो कहां तक पहुंचाया, हम लोग बोलेंगे ये जो 3 प्राइम जो ओएच है ना आरएनए प्राइमर का, वहां तक पहुंचाया। ठीक है, फिर यहां पर क्या बना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना, फिर से हम लोग बोलेंगे नया डीएनटीपी आएगा। ठीक है, वो डीएनटीपी क्या करेगा, फिर से यहां पर पहुंचेगा, फिर से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। ठीक है, मतलब बार बार क्या होगा, यहाँ पर 3 प्राइम ओएच ग्रुप फ्री रहेगा, और वो 3 प्राइम OH ग्रुप जो फ्री रहता है उससे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बार बार नया डीएनटीपी जुड़ता चला जाएगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स के थ्रू, और हम लोग बोलेंगे नया डीएनए बनता चला जाएगा। तो सिंपल लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलेंगे, फिंगर डोमेन डीएनए पॉलीमरेज का वो पार्ट होता है जो कि डीएनटीपी को कैच करता है
और कहां तक पहुंचाता है हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम OH जो आरएनए प्राइमर है वहां तक पहुंचाने का काम करता है। फिर जब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना लेता है कैटालाइटिक सब यूनिट या सॉरी कैटालाइटिक सेंटर, तो फिर यहाँ पर क्या ये न्यूक्लियोटाइड का फिर से क्या फ्री हो जाएगा, 3 प्राइम OH ग्रुप फ्री हो जाएगा। फिर से ये क्या करेगा हम लोग बोलेंगे फिंगर डोमेन नया डीएनटीपी को पकड़ेगा और क्या करेगा फिर से कैटालाइटिक सेंटर तक पहुंचाएगा, फिर से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा पाम डोमेन, फिर से हम लोग बोलेंगे यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड का 3 प्राइम OH ग्रुप फिर से फ्री हो जाएगा। फिर से एक फिंगर डोमेन क्या करेगा डीएनटीपी को कैच करेगा, फिर से ये क्या होगा हम लोग बोलेंगे ये फिंगर डोमेन क्लोज स्टेट में आएगा और क्या करेगा डीएनटीपी को फिर से यहाँ पर पहुंचाएगा न्यूक्लियोटाइड। फिर हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड के बीच फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, फिर से जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसका 3 प्राइम OH फ्री रहेगा। तो ये वाला जो मतलब ये है ना सीक्वेंस वो चलता चला जाएगा, ये जो इवेंट है ना वो चलता चला जाएगा। तो फिंगर डोमेन का बस काम क्या चीज है, फिंगर डोमेन का काम क्या चीज है डीएनटीपीस को कहां तक पहुंचाना हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम OH ग्रुप जो फ्री है चाहे वो आरएनए का रहे चाहे वो डीएनए का रहे वहां तक पहुंचाना, ताकि क्या हो सके हम लोग बोलेंगे पाम डोमेन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को बना सके। स्टार्टिंग में याद रखना फिंगर डोमेन किस स्टेट में रहेगा, ओपन स्टेट में रहेगा। ओपन स्टेट में जब ये रहेगा तो याद रखना है ये डीएनटीपी को क्या करेगा कैच करेगा। जैसे ही डीएनटीपी को कैच किया ठीक है तो हम लोग बोलेंगे ये जो फिंगर डोमेन है उसमें कुछ कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा, मतलब ये फिंगर डोमेन जो है वो 40 डिग्री रोटेशन करेगा और क्लोज स्टेट में आ जाएगा। तब जाके हम लोग बोलेंगे डीएनटीपी कहां पहुंचेगा कैटालाइटिक सेंटर में पहुंचेगा, तब जाके कैटालाइटिक सेंटर में क्या बना पाएगा हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना पाएगा। कौन कैटालाइटिक सेंटर ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है तो अब देखो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर फिंगर डोमेन का काम कर लीजिए इट कैचेस द करेक्ट इनकमिंग डीएनटीपी जैसे डीएटीपी डीसीटीपी डीजीटीपी डीटीटीपी एंड ब्रिंग क्लोजर टू 3 प्राइम OH ग्रुप ऑफ प्राइमर सो दैट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड। वही मैंने यहाँ पर बताया ठीक है। लेकिन याद रखना है ये फिंगर डोमेन का 2 स्टेट होता है, एक ओपन स्टेट एक क्लोज स्टेट। ओपन स्टेट में ये किससे बाइंड करता है हम लोग बोलेंगे किसको कैच करता है हम लोग बोलेंगे डीएनटीपी को कैच करता है। क्लोज स्टेट में ये कहां तक पहुंचाता है डीएनटीपी को कैटालाइटिक सेंटर तक पहुंचाता है। बाकी काम किसका है कैटालाइटिक सेंटर का है, ये क्या करेगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा। यही मैंने यहाँ पर पहला जो लाइन है उसका मतलब यही है ठीक है। अब देखो ये चीज दिमाग में रखना कि ये ओपन स्टेट में रहेगा ठीक है। जब ओपन स्टेट में डीएनटीपी को कैच करेगा उसके बाद ही डीएनटीपी कुछ ऐसा करेगा तब जब इसमें क्या बोलते हैं कुछ कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा फिंगर डोमेन में, तब देखिए रोटेशन करेगा 40 डिग्री रोटेशन बोलते हैं, तब देखिए क्लोज स्टेट में आएगा ठीक है। जैसे ही डीएनटीपी को यहाँ पहुंचा देगा तो फिर से आप लोग बोलेंगे क्या होगा ओपन स्टेट में चला जाएगा, फिर से डीएनटीपी को कैच करेगा, फिर से 40 डिग्री रोटेशन, फिर से क्लोज स्टेट में, फिर से डीएनटीपी को यहाँ पहुंचाएगा, फिर से ओपन स्टेट में, तो ये वाला इवेंट चलता चला जाएगा। अब देखो ये जो फिंगर डोमेन है ना इसमें ऐसा क्या चीज है जो क्या कर रहा है डीएनटीपी को कैच कर रहा है, और ऐसा क्या चीज है जो डीएनटीपी को कैच करने के बाद क्या हो जा रहा है हम लोग बोलेंगे कहां तक पहुंचा रहा है डीएनटीपी को हम लोग बोलेंगे कैटालाइटिक सेंटर तक पहुंचा रहा है। तो इसको जानने के लिए देखो क्या चीज है, इसको जानने के लिए आप लोग को क्या जानना होगा, देखो यहाँ पर आप लोगों को यहीं पर मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आप लोगों को क्या जानना होगा, देखो ये क्या चीज, ये पूरा एंजाइम है और हम लोग ये जानते हैं कि जितना भी एंजाइम होता है, कुछ एक्सेप्शंस है, मोस्टली जो एंजाइम होता है 99% जो एंजाइम होता है 98 से 99% जो एंजाइम होता है वो क्या चीज का बना होता है, हम लोग बोलेंगे वो क्या चीज का बना होता है, प्रोटीन्स का बना होता है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। और प्रोटीन्स को अगर हम लोग देखेंगे तो प्रोटीन्स क्या चीज का बना होता है, हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स का बना होता है, ठीक है। ये सब सारा का सारा क्या एमिनो एसिड्स है, और एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से जुड़ता है किसके थ्रू, फॉस्फोपेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। तो पेप्टाइड बॉन्ड है, ये भी क्या चीज है, पेप्टाइड बॉन्ड है, ये भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। और एक तरफ हम लोग बोलेंगे एन टर्मिनल फ्री रहेगा और एक तरफ सी टर्मिनल फ्री रहेगा, किसका हम लोग बोलेंगे, किसी भी प्रोटीन्स का, ठीक है। कि प्रोटीन्स क्या चीज का बना होता है, एमिनो एसिड्स का बना होता है। और अगर एक एमिनो एसिड्स को देखेंगे तो एक एमिनो एसिड सबसे सिंपलेस्ट अगर एमिनो एसिड्स को देखेंगे तो उसमें क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक तरफ NH2 ग्रुप फ्री रहेगा, एक तरफ क्या रहेगा, COOH ग्रुप फ्री रहेगा। तो जिस तरफ NH2 ग्रुप फ्री रहेगा उसको बोलते हैं एन टर्मिनल, जिस तरफ हम लोग बोलेंगे COOH ग्रुप फ्री रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सी टर्मिनल, ठीक है। तो इसका मतलब ये चीज समझ में आता है कि ये भी तो क्या चीज है, एंजाइम है, मतलब ये भी तो प्रोटीन्स का ही बना होगा, तो ये प्रोटीन्स का बना होगा, इसका मतलब इसमें भी क्या होगा, एमिनो एसिड्स होगा। तो इस ये जो पाम डोमेन जो है इसमें एमिनो एसिड्स का अरेंजमेंट क्या था, एंटी पैरेलल था, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, बीटा शीट बोल रहे थे। लेकिन यहाँ पर फिंगर डोमेन में क्या होता है ना, फिंगर डोमेन में जो एमिनो एसिड का अरेंजमेंट रहता है ना वो कैसा रहता है, हम लोग बोलेंगे हेलिकली रहता है, ऐसे करके हेलिकली क्या होता है, हम लोग बोलेंगे क्या होता है, अरेंज होता है क्या चीज, एमिनो एसिड ऐसे करके
हेलिकली क्या होता है हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स क्या होता है ऐसे करके अरेंज रहता है, देखो ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके। किसमें हम लोग बोलेंगे फिंगर डोमेन में, किसमें हम लोग बोलेंगे फिंगर डोमेन में। तो ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड हो गया, पहला एमिनो एसिड, दूसरा एमिनो एसिड, तीसरा एमिनो एसिड, चौथा एमिनो एसिड, पांचवा एमिनो एसिड, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17, ऐसे करके क्या होता है एमिनो एसिड्स अरेंज होता है। और एमिनो एसिड के बीच में क्या रहता है, फॉस्फो, ये क्या सॉरी पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड ये सब प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जब भी कभी एमिनो एसिड ऐसे हेलिकली अरेंज रहेगा ना, ठीक है, यहाँ तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं ओ हेलिक्स बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ओ हेलिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, जब भी कभी फिंगर डोमेन के बारे में बात करेंगे तो हम लोग बार बार टर्म क्या यूज करेंगे, ओ हेलिक्स ऑफ फिंगर डोमेन, ओ हेलिक्स ऑफ फिंगर डोमेन। तो ओ हेलिक्स ऑफ फिंगर डोमेन कुछ नहीं है, ओ हेलिक्स ऑफ फिंगर डोमेन क्या चीज हम लोग बोलेंगे, फिंगर डोमेन में क्या चीज है, जो एमिनो एसिड्स है वो क्या चीज है, अपने आप को हेलिकली क्या कर लिया है, अरेंज कर लिया है, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या चीज, ओ हेलिक्स। और यही यही जो मतलब क्या बोले ओ हेलिक्स जो है ना ऑफ फिंगर डोमेन, यही ओ हेलिक्स फिंगर डोमेन क्या करता है हम लोग बोलेंगे, क्या करता है 40 डिग्री रोटेशन करता है, मतलब फिंगर डोमेन 40 डिग्री रोटेशन करता है। चलो रोटेशन किसका होता है, ओ हेलिक्स ऑफ फिंगर डोमेन। तब जाके हम लोग बोलेंगे जो ओपन स्टेट है ना फिंगर डोमेन का, वो किस स्टेट में आता है, क्लोज स्टेट में आता है। तभी ये क्या करता है हम लोग बोलेंगे डीएनटीपी को कहां तक पहुंचा पाता है, हम लोग बोलेंगे कैटालाइटिक सेंटर तक पहुंचा पाता है। यही मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो क्या बोलते हैं फिंगर डोमेन होता है वो कंपोज ऑफ ओ हेलिक्स, या हम लोग बोल सकते हैं ओ हेलिक्स ऑफ फिंगर डोमेन भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ओ हेलिक्स का मतलब समझ में आ गया क्या चीज है, ओ हेलिक्स का मतलब ये है कि एमिनो एसिड्स का जो चेन, एमिनो एसिड जो होता है वो क्या करता है अपने आप को कैसे करके अरेंज करता है, हेलिकली अरेंज करता है। हेलिकल से टर्म आया क्या चीज, हेलिक्स। हेलिक्स का मतलब क्या होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब ओ हेलिक्स का मतलब यही होता है कि एमिनो एसिड्स अपने आप को हेलिकली अरेंज करता है, जिसको हम लोग ओ हेलिक्स बोलते हैं। क्योंकि ये फिंगर डोमेन में अपने आप को ऐसा कर रहा है अरेंज, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं ओ हेलिक्स ऑफ फिंगर डोमेन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बोले थे हम लोग कैटालाइटिक सेंटर, पाम डोमेन में कैसा अरेंजमेंट है एमिनो एसिड्स का, हम लोग बोलेंगे पैरेलली अरेंजमेंट था, एंटी पैरेलली अरेंजमेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बीटा शीट, ठीक है। तो जब हेलिकली अरेंज होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे ओ हेलिक्स, और जब एंटी पैरेलल जब अरेंजमेंट होगा क्या चीज का हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स का, तो हम लोग क्या बोलेंगे बीटा शीट, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया, इट इज कंपोज्ड ऑफ ओ हेलिक्स या ओ हेलिक्स ऑफ फिंगर डोमेन। तो जब भी मैं बोलूंगा ओ हेलिक्स या ओ हेलिक्स ऑफ फिंगर डोमेन, तो क्या चीज को एनालाइज करना हम लोग बोलेंगे जो फिंगर डोमेन में क्या चीज है, एमिनो एसिड्स का जो हेलिकली अरेंजमेंट है उसको एनालाइज करना, क्योंकि अभी वो आगे कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। अब देखो अब क्या चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं, देखो यहां पर ये जो ओ हेलिक्स ऑफ फिंगर डोमेन है, किसी एक को हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। कोई भी एक हम लोग बोलेंगे क्या बोलते हैं ये ओ हेलिक्स ऑफ फिंगर डोमेन को हम लोग लेके चलते हैं। मान लो हमको हम लोग इसको लेके चल रहे हैं, ठीक, सब में ऐसे होगा, ठीक है। मान लो इसको हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है, या फिर इसी को लेके चल रहे हैं जो सबसे पहला जो मैं बनाया हूं। इसमें हम लोग बोलेंगे 3 स्पेसिफिक एमिनो एसिड्स होगा जो कि इंपॉर्टेंट है, देखो, ठीक है। इसमें से हम लोग बोलेंगे पहला जो एमिनो एसिड कोई भी हो सकता है, ये क्या चीज होगा, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे टायरोसिन होगा, क्या होगा टायरोसिन होगा, याद रखना ये टायरोसिन होगा, ठीक है। दूसरा जो होगा हम लोग बोलेंगे वो कोई भी वो एमिनो एसिड हो सकता है, वो क्या होगा हम लोग बोलेंगे वो क्या होगा लाइसिन होगा, वो क्या होगा लाइसिन होगा, ठीक है। और तीसरा जो एमिनो एसिड होगा वो क्या होगा हम लोग बोलेंगे, वो क्या होगा कोई भी हो सकता है, यहाँ पर कहीं पर भी आर्जिनिन, वो क्या हम लोग बोलेंगे आर्जिनिन होगा, क्या होगा आर्जिनिन होगा। इसका मतलब हो गया जितना भी ओ हेलिक्स आप लोग देख रही है, पहला ओ हेलिक्स है, ये दूसरा ओ हेलिक्स है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे करके रहेगा। तो ये जो ओ हेलिक्स है ना, इस ओ हेलिक्स में आप लोग बोलेंगे 3 स्पेसिफिक क्या होगा एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होगा। पहला एमिनो एसिड को बोलेंगे टायरोसिन एमिनो एसिड, दूसरा एमिनो एसिड को क्या बोलेंगे लाइसिन एमिनो एसिड, और तीसरा एमिनो एसिड को क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे आर्जिनिन एमिनो एसिड, ठीक है। और ये जो एमिनो एसिड्स है ना, ये एमिनो एसिड्स का क्या फंक्शन है अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं डायग्राम से समझा दूंगा, लेकिन उससे पहले हमेशा याद रखना कि टायरोसिन का जो फंक्शन होता है ना, उसको बोलते हैं ये हेल्प करता है बेस स्टैकिंग इफेक्ट में डीएनए में। तो ये बेस स्टैकिंग इफेक्ट क्या होती है हम लोग देखेंगे, ठीक है। लाइसिन और आर्जिनिन याद रखना, इसका काम क्या होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड है, इसका मतलब ये क्या करेगा नेगेटिव चार्ज ऐसा कुछ होगा अभी जो मैं बताऊंगा, जिसको ये क्या करेगा न्यूट्रलाइज करेगा, या हम लोग क्या बोलेंगे स्टेबलाइज करेगा। आर्जिनिन एंड लाइसिन पॉजिटिवली चार्ज
एमिनो एसिड है, ठीक है। और जो एंट्री होता है डीएनटीपीज का, कहाँ हम लोग बोलेंगे, कैटालाइटिक सेंटर में, वो डिपेंड करता है, हम लोग बोलेंगे ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है ना, उसी पे डिपेंड करता है। ओ हेलिक्स जो है ना फिंगर डोमेन का, उसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसी ओ हेलिक्स में क्या आता है, हम लोग बोलेंगे 40 डिग्री रोटेशन आता है, ठीक है। और ये रोटेशन तब आएगा जब डीएनटीपी किसको टच करेगा, हम लोग बोलेंगे फिंगर डोमेन को टच करेगा, तब जाके हम लोग बोलेंगे फिंगर डोमेन में, एक्चुअल में ओ हेलिक्स ऑफ फिंगर डोमेन में 40 डिग्री रोटेशन आएगा, तब जाके ये क्लोज स्टेट में आ जाएगा। वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो एंट्री होता है इनकमिंग डीएनटीपीज का, वो डिपेंड करता है 40 डिग्री रोटेशन ऑफ ओ हेलिक्स ऑफ फिंगर डोमेन, ठीक है, मैंने वही लिखा है। और मैंने ये भी लिखा है कि यहाँ पर क्या है, स्टैकिंग ऑफ रिजल्टिंग टू द स्टैकिंग ऑफ टायरोसिन अमीनो एसिड ओवर द नाइट्रोजनस बेस ऑफ इनकमिंग डीएनटीपीज। इसका क्या मतलब होता है, हम लोग डायग्राम से समझ लेंगे, बस इतना जानिए। टायरोसिन अमीनो एसिड क्या करता है, बेस स्टैकिंग इफेक्ट को शो करता है, जो डीएनए में इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी के लिए। तो देखो टायरोसिन अगर अमीनो एसिड को बात करेंगे ना, तो टायरोसिन अमीनो एसिड कैसा अमीनो एसिड होता है, तो याद रखना एरोमेटिक अमीनो एसिड होता है। इसका मतलब इसमें क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे रिंग स्ट्रक्चर रहेगा, याद रखना। एक तो रिंग बेंजीन रिंग होगा, एक को हम लोग क्या बोलेंगे, एक को हम लोग बोलेंगे बेंजीन रिंग होगा, इसको याद रखना। यही बेंजीन रिंग क्या चीज में हेल्प करेगा, बेस स्टैकिंग में हेल्प करेगा, तब जाके डीएनए को स्टेबिलिटी मिलता है, ठीक है। ये मैं बताऊंगा, अभी याद रखिएगा, इसको सब कुछ आएगा यहाँ पर, ठीक है। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, इट मींस ओ हेलिक्स ऑफ फिंगर डोमेन हेल्प्स इन द बेस स्टैकिंग इन द डीएनए, एंड बेस स्टैकिंग इज रिस्पांसिबल फॉर क्या चीज हम लोग बोल सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ क्या चीज, डीएनए। मतलब बेस स्टैकिंग की वजह से डीएनए में क्या आता है, स्टेबिलिटी आता है। इस चीज को भी याद रखिएगा। अगर कोई पूछे कि डीएनए और आरएनए में मोस्ट स्टेबल क्या कौन है, तो हम लोग बोलेंगे डीएनए और आरएनए में मोस्ट स्टेबल न्यूक्लिक एसिड डीएनए है। क्यों, बिकॉज ऑफ दी हम लोग बोलेंगे फेनोमेनन ऑफ बेस स्टैकिंग। और ये बेस स्टैकिंग कौन करा रहा है, हम लोग बोलेंगे डीएनए को बनाने वाला एंजाइम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज में जो फिंगर डोमेन है, फिंगर डोमेन में जो ओ हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है, उसमें जो टायरोसिन अमीनो एसिड है, उसमें जो बेंजीन रिंग है, वही क्या करा रहा है, हम लोग बोलेंगे बेस स्टैकिंग करा रहा है, तब जाके डीएनए क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे ज्यादा स्टेबल हो रहा है एज कंपेयर टू आरएनए, ठीक है। अब कैसे होगा ये तो मैं बताऊंगा अभी। उसके बाद देखो मैंने क्या लिखा है, आर्जिनिन एंड लाइसिन पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड होता है, ठीक है, याद रखना है। जो कि नेगेटिवली चार्ज हम लोग बोलेंगे बीटा एंड गामा फॉस्फेट को स्टेबलाइज करता है। हम लोग ये देखेंगे, ये नेगेटिवली चार्ज बीटा एंड गामा फॉस्फेट क्या चीज है, अभी डायग्राम से पता चल जाएगा। और ये स्टेबलाइजेशन इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये स्टेबलाइजेशन से ही हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज का जो एक्टिविटी है वो, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डीएनए पॉलीमरेज जो अपना फंक्शंस को करता है वो कर पाता है, बिकॉज ऑफ द क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये स्टेबलाइजेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। अब ये यहाँ पर मैंने लास्ट पॉइंट लिखा है, इट आल्सो कॉजेज 90 डिग्री रोटेशन ऑफ पेरेंटल टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। तो ये क्या चीज होता है, ये मैं अलग से बताऊंगा कि ये 90 डिग्री रोटेशन क्यों करता है, कौन हम लोग बोलेंगे, फिंगर डोमेन, ठीक है, ये मैं बताऊंगा। तो देखो अभी मैं जो भी बताया उसको मैं डिटेल में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर समझिए, मैं यहाँ पर फिंगर डोमेन का बस एक ओ हेलिक्स को बना रहा हूँ, ठीक है। देखो फिंगर डोमेन ऐसी था ना, ऐसे था स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पर क्या था, फिंगर डोमेन था, ये कैटालाइटिक डोमेन था, या पाम डोमेन, ये क्या है, थंब डोमेन। तो मैं बस फिंगर डोमेन का हम लोग बोलेंगे बस एक ओ हेलिक्स का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ओ हेलिक्स ऑफ फिंगर डोमेन। देखो ये ऐसे था, बस एक को बना रहा ऐसे करके, ऐसे क्या बनाया, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये ओ हेलिक्स ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, फिंगर डोमेन। ये हम लोग जानते हैं ये क्या है, ओ हेलिक्स ऑफ फिंगर डोमेन, ठीक है। और ये किस स्टेट में है, हम लोग बोलेंगे, ये किस स्टेट में हम लोग बोलेंगे, ये ओपन स्टेट में है, याद रखना, ये ओपन स्टेट में रहेगा इनिशियली। और इस फिंगर डोमेन में हम लोग बोलेंगे 3 स्पेसिफिक अमीनो एसिड होगा। ये पहला जिसको हम लोग बोलेंगे टायरोसिन, याद रखना है। ये दूसरा जिसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, लाइसिन। और ये तीसरा अमीनो एसिड जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्जिनिन, ए आरजी लिख रहा हूं, आर्जिनिन, ठीक है। याद रखना है टायरोसिन एरोमेटिक अमीनो एसिड है और इसके पास बेंजीन रिंग है। इसका सिग्निफिकेंस है, ये बेस स्टैकिंग इफेक्ट में हेल्प करता है, डीएनए को स्टेबिलिटी इसी से मिलता है। दूसरा हम लोग बोलेंगे ये जो आर्जिनिन और लाइसिन है, ये पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड है, ठीक है। इसका क्या फंक्शन है, ये अभी सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने अभी कुछ नहीं किया, मैंने बस एक ओ हेलिक्स ऑफ फिंगर डोमेन को बनाया
उसमें हम लोग बोलेंगे 3 स्पेसिफिक एमिनो एसिड्स मिलेगा ही मिलेगा। एक टायरोसिन जो कि एरोमेटिक एमिनो एसिड है जिसके पास बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर होगा, लाइसिन और आर्जिनिन ये पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड है। क्या ये करता है ये अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखो, अब इसका काम क्या है, फिंगर डोमेन का काम क्या है, डीएनटीपी को पकड़ के हम लोग बोलेंगे, डीएनटीपीस को पकड़ के कहां तक लाना, हम लोग बोलेंगे कैटालाइटिक सेंटर तक लाना। यही कॉन्सेप्ट है, यही इसका काम है। मतलब एक्चुअल में किसका काम हम लोग बोलेंगे, ओ हेलिक्स ऑफ फिंगर डोमेन, ठीक है। क्योंकि फिंगर डोमेन में क्या हम लोग बोलेंगे, क्या चीज है, ओ हेलिक्स है। मतलब जो एमिनो एसिड है वो कैसे करके अरेंज है, हेलिकली अरेंज है, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर मैं कुछ बता रहा हूं उसको मैं यहां पर कोरिलेट कर रहा हूं। देखो यहां पर ये देखो, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये डीएनए के स्ट्रैंड है, ठीक है। डीएनए का मान लो ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, क्योंकि डीएनए एप्लीकेशन है, डीएनए के स्ट्रैंड से क्या बनता है, डीएनए बनता है, ठीक है। तो ये जो डीएनए के स्ट्रैंड है, ये मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम है, और ये मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम है, ठीक है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम है, ये क्या चीज है 3 प्राइम है। तो ये डीएनए का पेरेंटल स्ट्रैंड है, याद रखना। तो डीएनए का पेरेंटल स्ट्रैंड, डीएनए कैसे बना है, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन से ही तो बना है ना। ये मान लो पहला न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये क्या चीज है तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये मान लो चौथा न्यूक्लियोटाइड है, ये मान लो पांचवा न्यूक्लियोटाइड है, ये मान लो छठा न्यूक्लियोटाइड है। तो ये सब क्या हम लोग बोलेंगे, ये सब ये न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड के बीच में क्या, ये सब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ही तो है ना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ठीक है। हम लोग जान रहे हैं ये चीज, ठीक है। ये पहला न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ये चौथा न्यूक्लियोटाइड, ये पांचवा न्यूक्लियोटाइड, ये छठा, और भी तो यहाँ पर होगा, ठीक है। मैं तो डीएनए का ये पेरेंटल स्ट्रैंड याद रखना है, पीएस लिख रहा हूँ, पीएस का मतलब पेरेंटल स्ट्रैंड, और ये सब क्या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ठीक है, याद रखना है। ये सब क्या है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जो कि दो न्यूक्लियोटाइड को क्या करता है हम लोग बोलेंगे, जोड़ता है कौन, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये हम लोग जानते हैं। तो ये पेरेंटल डीएनए के स्ट्रैंड है। तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो नया डीएनए बनेगा उसमें क्या रहेगा, देखो ध्यान से, उसमें आरएनए प्राइमर रहेगा, याद करो बताए थे। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो यहां से आता क्या चीज, आरएनए प्राइमर, ये 5 प्राइम 3 प्राइम OH इस डायरेक्शन में क्या रहेगा, आरएनए प्राइमर। तो आरएनए प्राइमर में भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड रहेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे आरएनटीपीस, ठीक है। मतलब क्या चीज, वैसा एनटीपी जो क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, आरएनए को बनाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर यही है, आरएनए के स्ट्रैंड है। यहाँ पर क्या, आरएनए का पहला न्यूक्लियोटाइड, आरएनए का दूसरा न्यूक्लियोटाइड, आरएनए का तीसरा न्यूक्लियोटाइड, और ये सब क्या हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। ये भी क्या है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। जो टर्मिनल जो लास्ट जो न्यूक्लियोटाइड होगा आरएनए का, लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड के पास क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम OH ग्रुप फ्री रहेगा। ये मैंने बताया है, मैं बार-बार यहां बोल रहा हूं, ठीक है। एक्चुअल में 3 आरएनटीपीस नहीं रहेगा आरएनए में, हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर में कितना आरएनटीपीस रहेगा या न्यूक्लियोटाइड रहेगा, हम लोग बोलेंगे 10 to 11। मैंने यहां पर 3 दिखाया समझाने के लिए, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे ये किसके थ्रू जुड़ा हुआ रहता है, बेस पेयरिंग यहां पर होगा। ये सब क्या हम लोग बोलेंगे, मान लो बेस पेयरिंग है, ठीक है। अब यहां पर से क्या बनना स्टार्ट होगा, यहां से क्या बनना स्टार्ट होगा, देखो यहां से क्या बनना होगा स्टार्ट होगा, हम लोग बोलेंगे नया डीएनए बनना स्टार्ट होगा, ठीक है, यहां से, ठीक है ना। यहां पर देखो, यहां पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए का न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड ऐसे करके जुड़ता चला जाएगा, किसके थ्रू जुड़ेगा, तो यहां पर हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू। यहां पर क्या होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स के थ्रू, ठीक है, ऐसे करके जुड़ता चला जाएगा, ठीक है। ऐसे करके देखो ध्यान से, तो यही को मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, बना रहा हूं, ठीक है। और ये बस मैं एक ही पेरेंटल स्ट्रैंड को लिया हूं, यहां पर और एक पेरेंटल स्ट्रैंड होगा जिससे क्या बन रहा होगा, और एक नया डीएनए बन रहा होगा, जिसको लीडिंग, अगर ये लीडिंग स्ट्रैंड है तो सामने वाला क्या होगा, इधर वाला डीएनए का स्ट्रैंड क्या होगा, लैगिंग स्ट्रैंड होगा। हम लोग चूंकि डीएनए एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो मैं बस एक डीएनए के पेरेंटल स्ट्रैंड को लेकर समझा रहा हूं कि फिंगर डोमेन एक्चुअल में करता क्या है, ठीक है। तो देखो ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है इसको मैं बना रहा हूं यहां पर, तो कैसे करके इसका स्ट्रक्चर देखिए, कैसे दिखेगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए में क्या रहता है, न्यूक्लियोटाइड रहता है, ठीक है। तो ये मान लो पहला न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड 3 कंपाउंड के मिलने से बनता है, क्या क्या, हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजनस बेस, ये क्या चीज है, डीऑक्सी राइबोस शुगर, और ये क्या चीज है, फॉस्फोरिक एसिड मतलब फॉस्फेट, ये पहला न्यूक्लियोटाइड। यहां पर फिर हम लोग बोलेंगे दूसरा न्यूक्लियोटाइड होगा, ध्यान से देखो यहां पर, ठीक है, ये हम लोग बोलेंगे दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। इसके पास भी क्या है, देखो ये क्या चीज है, नाइट्रोजनस बेस डीऑक्सीराइबोस शुगर, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे फॉस्फोरिक एसिड का फॉस्फेट। ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड होगा, देखो ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर ये क्या चीज है, नाइट्रोजनस बेस डीऑक्सीराइबोस शुगर, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे फॉस्फेट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग नेमिंग कर देते हैं, देखो यहाँ पर ये कार्बन नंबर 1 है 1 प्राइम, ये कार्बन नंबर 2 2 प्राइम, ये कार्बन नंबर 3 3 प्राइम, ये कार्बन नंबर 4 4 प्राइम, और यहाँ पर क्या होगा, ये कार्बन नंबर 5 5 प्राइम, मैंने यहाँ पर लिख दिया। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर बोलेंगे, यहाँ पर हम नेमिंग करें कार्बन नंबर 1 प्राइम, कार्बन नंबर 2 प्राइम, कार्बन नंबर 3 प्राइम 4 प्राइम, और ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कार्बन नंबर 5 प्राइम। सिमिलरली 1 प्राइम
2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम और ये क्या है 5 प्राइम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो क्या चीज है, ये मान लो एडेनिन है मान लो। ठीक है, मैं यहाँ पर ए लिख दे रहा हूँ, मान लो यहाँ पर मान लो नाइट्रोजनस बेस थाइमिन है, यहाँ पर मान लो साइटोसिन है मान लो। ठीक है, तो ये यहाँ पर 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम क्यों हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं, किसमें, डीऑक्सीराइबोस शुगर में, इसीलिए क्योंकि एडेनिन में ऑलरेडी हम लोग नंबरिंग कर चुके हैं कार्बन और नाइट्रोजन का 1 2 3 4 करके, इसीलिए यहाँ पर जो नंबरिंग हो रहा है किसमें, डीऑक्सीराइबोस शुगर में, वो क्या होता है 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम और 5 प्राइम। क्योंकि डीऑक्सीराइबोस शुगर है ना, इसीलिए दूसरे पोजीशन पे क्या रहेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, डीऑक्सी मतलब डी मतलब डिलीट, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, कहां पर हम लोग बोलेंगे कार्बन नंबर 2 ऑफ क्या चीज, डीऑक्सीराइबोस शुगर में क्या नहीं रहेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, कार्बन नंबर 3 में OH रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कार्बन नंबर 2 में हाइड्रोजन रहेगा, कार्बन नंबर 3 में OH रहेगा, कार्बन नंबर 2 में हाइड्रोजन रहेगा, कार्बन नंबर 3 में OH रहेगा। ठीक है, अब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ेगा। मैं यहाँ पर तीन ही न्यूक्लियोटाइड को बनाया हूँ, ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, ये डीएनए का चेन है, पेरेंटल स्ट्रैंड है, और भी न्यूक्लियोटाइड्स होगा, मुझे समझाने के लिए, मुझे समझाना है इसलिए मैं तीन न्यूक्लियोटाइड को बनाया हूँ। ठीक है, अब देखो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के थ्रू कैसे जुड़ेगा, देखो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ेगा, तो किस डायरेक्शन में हम लोग बोलेंगे, जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो हम लोग बोलते हैं 3 प्राइम COPOC 5 प्राइम, इस डायरेक्शन में क्या होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये 3 प्राइम है ना, ठीक है 3 प्राइम यहाँ पर है, देखो ध्यान से, ठीक है ये 3 प्राइम है, 3 प्राइम, अब क्या है हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम ये फॉस्फेट, और हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम फॉस्फेट, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, पहला फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। सिमिलरली देखो दूसरा न्यूक्लियोटाइड का हम लोग बोलेंगे जो डीऑक्सीराइबोस शुगर जो तीसरा कार्बन है इसके बीच में, और हम लोग बोलेंगे नेक्स्ट जो ये है ये न्यूक्लियोटाइड है उसका पांचवा कार्बन के बीच में क्या बनेगा, दूसरा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। ठीक है, उसी तरह हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता चला जाएगा, तो ये क्या चीज है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ये क्या चीज है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। इसको हम लोग 3 प्राइम COPOC 5 प्राइम क्यों बोलते हैं, ये मैंने बताया था, द केमिस्ट्री ऑफ डीएनए एप्लीकेशन आप लोग देख लीजिएगा। इनफैक्ट आप लोग ये सीरीज को देखिएगा, डीएनए एप्लीकेशन इन प्रोकैरियोट्स, सारा का सारा जो क्वेरीज होता है वो सारा का सारा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं डीएनए का बस क्या बनाया हूं, ये मैं डीएनए का बस 3 न्यूक्लियोटाइड को बना देता हूं, यहाँ पर 5 प्राइम है, यहाँ पर देखो 5 प्राइम क्या चीज है, फॉस्फेट हमेशा फ्री रहेगा। ठीक है, अब इस तरफ देखो, इस तरफ हमेशा 3 प्राइम, यहाँ पर 3 प्राइम क्या चीज को इंडिकेट कर रहा है, 3 प्राइम OH को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, चाहे डीएनए का स्ट्रैंड कितना भी लंबा हो जाए, एक तरफ क्या होगा 3 प्राइम OH हमेशा फ्री रहेगा, दूसरा तरफ क्या होगा 5 प्राइम जो कार्बन के साथ जो फॉस्फेट रहेगा वो हमेशा फ्री रहेगा। ठीक है, इसीलिए जो पोलैरिटी होता है डीएनए का वो क्या होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। ठीक है, तो मैं डीएनए के स्ट्रैंड का 3 न्यूक्लियोटाइड्स को मैं बनाया हूं। अब देखो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री में दो बस प्राइमर को बना रहा हूं, आरएनए प्राइमर का 2 न्यूक्लियोटाइड को बस बना रहा हूं मैं, यहाँ पर देखो क्या चीज है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो आरएनए प्राइमर का जो न्यूक्लियोटाइड होगा देखो वो कैसा होगा, ऐसे करके देखिएगा, उसमें भी क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड्स रहेगा। ठीक है, क्या क्या देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा C है, तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे G होगा, ये नाइट्रोजनस बेस है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये राइबोस शुगर है। क्यों राइबोस शुगर है, क्योंकि कार्बन नंबर 2 अगर हम लोग काउंटिंग करेंगे, ये क्या चीज है, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 ये प्राइम के रूप में काउंटिंग करते हैं, सेम रीजन होगा यहाँ पर भी, ये 1 प्राइम 2 प्राइम, यहाँ पर 3 प्राइम, ये क्या चीज है 4 प्राइम, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम। ठीक है, ये हम लोग बोलेंगे क्या चीज होता है, ये पहला क्या चीज हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम फॉस्फेट लिख देता हूं मैं ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके ये क्या चीज है, पहला न्यूक्लियोटाइड है किसका, आरएनए का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो चूंकि ये क्या चीज है, आरएनए का क्या चीज है, न्यूक्लियोटाइड है, इसलिए आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में हम लोग बोलेंगे ये जो दूसरा कार्बन है ना किसका, राइबोस शुगर का, वहां पर क्या रहेगा OH ग्रुप रहेगा, और जो तीसरा कार्बन है वहां पर भी क्या रहेगा, OH ग्रुप रहेगा। ठीक है, सिमिलरली देखो यहाँ पर ध्यान से, ये मैं दूसरा क्या चीज को बना रहा हूँ, हम लोग बोलेंगे दूसरा न्यूक्लियोटाइड को बना रहा हूँ जो आरएनए में प्रेजेंट है, ये वाला न्यूक्लियोटाइड को। ठीक है ना, या फिर मैं ये दोनों को लेके बना रहा हूँ, मैं बस 2 बना रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर ये, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर T है तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, आरएनए है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे A होगा। देखो ध्यान से ऐसे करके, ठीक है ऐसे करके मैं दिखा रहा हूँ उसको, T है तो T का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे A होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये भी क्या है, कार्बन नंबर 1 प्राइम, कार्बन नंबर 2 प्राइम, 3 प्राइम 4 प्राइम, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे कार्बन नंबर 5 प्राइम। ठीक है, यहाँ पर इसको मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, 2 पे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे OH होगा, 3 पे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे OH ग्रुप होगा। और एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से आरएनए में भी किसके थ्रू जुड़ेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, सेम यही होगा 3 प्राइम COP 5 प्राइम COPOC 5 प्राइम, तो यहाँ पर भी देखो 3 प्राइम, ये जो OH है यहाँ पर क्या होगा, फॉस्फेट होगा। ठीक है, इसके साथ जुड़ेगा, और ये हम लोग बोलेंगे पांचवा कार्बन जो है, अगला जो ये है क्या बोलते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड है उसके साथ
बॉन्ड बनाएगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट को मैं एक्चुअल में देखा जाए तो ये डायग्राम वो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक बनाया हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है। मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का ये बनाया हूँ। यहाँ पर देखो ये 3 प्राइम OH ग्रुप है, ये 3 प्राइम OH ग्रुप फ्री है। अब यहीं से क्या होगा, डीएनए का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे चेन बनना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अब देखो, अब एक्चुअल में क्या होता है, देखो ध्यान से, एक्चुअल में क्या होता है, देखो ध्यान से। अब यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे पाम डोमेन है, ठीक है। ये वाला क्या चीज है, पाम डोमेन, इसको ऐसे समझिए। यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, 40 डिग्री रोटेशन ऑफ क्या चीज, 40 डिग्री रोटेशन ऑफ ओ हेलिक्स ऑफ क्या चीज, फिंगर डोमेन होगा, ठीक है। 40 डिग्री रोटेशन ऑफ ओ हेलिक्स ऑफ फिंगर डोमेन, मतलब फिंगर डोमेन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्लोज्ड स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है 40 डिग्री रोटेशन ओ हेलिक्स ऑफ फिंगर डोमेन में क्यों हो रहा है, देखो क्यों हो रहा है। यहाँ पर क्या होना है, हम लोग बोलेंगे क्या होना है, डीएनटीपीस को आके यहाँ पर जुड़ना है, कहां पर, हम लोग बोलेंगे इसके कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो डीएनटीपीस तब आएगा जब हम लोग बोलेंगे ये जो फिंगर डोमेन है वो डीएनटीपीस को कैच करेगा, और ये कैसे, क्या ये फिंगर डोमेन क्या होगा, अपने आप को ऐसे क्लोज कर लेगा, और डीएनटीपी कहां पहुंच जाएगा, हम लोग बोलेंगे कहां पहुंच जाएगा, ये जो 3 प्राइम OH जो आरएनए का फ्री है वहां तक पहुंच जाएगा, ताकि ये डीएनटीपी और हम लोग बोलेंगे इससे पहले जो आरएनए प्राइमर का 3 प्राइम OH ग्रुप है उसके बीच में क्या बन सके, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन सके, और यही फेनोमेनन बार बार होगा, ठीक है। इसीलिए 40 डिग्री रोटेशन होता है किसका, हम लोग बोलेंगे ओ हेलिक्स ऑफ फिंगर डोमेन का, ठीक है। तो डायग्राम देखो कैसा दिखेगा, देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, 40 डिग्री रोटेशन क्यों हो रहा है, देखो ध्यान से क्यों हो रहा है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट, हम लोग बोलेंगे डीएनटीपीस प्रेजेंट है, डीएनटीपीस प्रेजेंट है, क्या क्या डीएनटीपीस, तो हम लोग बोलेंगे डीएटीपी, डीसीटीपी, डीजीटीपी, और क्या चीज हम लोग बोलेंगे डीटीटीपी, ठीक है। तो ये जो डीएनटीपीस है ना वो किसको टच करेगा, हम लोग बोलेंगे फिंगर डोमेन को टच करेगा। फिंगर डोमेन जैसे ही टच होगा तो हम लोग बोलेंगे फिंगर डोमेन में कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा, और ये चेंज की वजह से हम लोग बोलेंगे फिंगर डोमेन जो ओपन स्टेट में है वो किस स्टेट में आ जाएगा, क्लोज स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। ये जो क्लोज स्टेट में आएगा मतलब फिंगर डोमेन में क्या हम लोग बोलेंगे 40 डिग्री का रोटेशन हुआ, ये ऐसे था, अब ये हम लोग बोलेंगे 40 डिग्री के एंगल में मुड़ गया, 40 डिग्री के एंगल में मुड़ेगा, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे 40 डिग्री रोटेशन ऑफ ओ हेलिक्स ऑफ फिंगर डोमेन। तो जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे जो डीएनटीपी से वो कहां पर आ जाएगा, हम लोग बोलेंगे जस्ट आरएनए प्राइमर का जो 3 प्राइम होगा उसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री कौन डीएनटीपी होना चाहिए, ए का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, डीएनए में हम लोग बोलेंगे टी होता है। तो यहाँ पर जो फिंगर डोमेन है वो कौन सा डीएनटीपी को लाएगा, हम लोग बोलेंगे कौन सा डीएनटीपी को लाएगा, हम लोग बोलेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, टी होता है ना, तो किसको लाएगा, डीटीटीपी को क्या करेगा, ये फिंगर डोमेन कहां लाएगा, यहां तक लाएगा, डीटीटीपी को लाएगा, कैसे लाएगा, तो हम लोग बोलेंगे 40 डिग्री रोटेशन होगा किसमें, फिंगर डोमेन में, तब जाके डीटीटीपी मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, थायमीन होता है ना, ठीक है। तब जाके हम लोग बोलेंगे ये जो डीटीटीपी है, और हम लोग बोलेंगे ये जो आरएनए प्राइमर का 3 प्राइम OH है उसके बीच में क्या बनेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पर बेस पेयरिंग होगा ए के साथ टी का, ठीक है। तो समझ में आया कि कैसे करके हुआ फिंगर डोमेन में रोटेशन, बिकॉज हम लोग बोलेंगे डीएनटीपी किसको टच किया, फिंगर डोमेन ऑफ क्या चीज, ओ हेलिक्स ऑफ फिंगर डोमेन को टच किया, जिसकी वजह से ओ हेलिक्स ऑफ फिंगर डोमेन में कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आया, और ये कॉन्फॉर्मेशनल चेंज की वजह से ही 40 डिग्री रोटेशन हुआ किसका, ओ हेलिक्स ऑफ फिंगर डोमेन का, ठीक है। और जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे ये जो डीएनटीपी है वो किसके क्लोज पहुंचा, हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम OH जो आरएनए प्राइमर का है उसके क्लोज पहुंचा, तब जाके यहाँ पर क्या होगा, अब हम लोग बोलेंगे जो कैटालाइटिक सेंटर में जो इंपॉर्टेंट आयंस है वो क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा, बाकी का काम किसका, हम लोग बोलेंगे कैटालाइटिक सेंटर का। तो मैं यहाँ पर देखो ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, ऐसे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये रोटेशन हो गया, देखो यहाँ पर ऐसे करके मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे करके इसको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ये क्लोज हो गया, कौन, हम लोग बोलेंगे फिंगर डोमेन। तो यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, इसको मैं ऐसे यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देखो ये क्या चीज है, आर्जिनिन है, ये वाला आर्जिनिन है। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, लाइसिन है, और यहाँ पर क्या चीज है, देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे टाइरोसिन अमीनो एसिड है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है, देखो ध्यान से, ये क्लोज हो गया। तो अभी जब ये क्लोज होगा तब देखो क्या होगा, देखो यहाँ पर समझिए, बहुत ईजी है, देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ ये डीएनए के स्ट्रैंड को मैं एज इट इज बना दे रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर डीएनए के स्ट्रैंड को क्या कर रहा हूँ, एज इट इज बना दे रहा हूँ, देखो ध्यान से यहाँ पर, ठीक है। ये क्या चीज है, ए है, यहाँ पर ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, पहला न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, ये पहला न्यूक्लियोटाइड है। यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, डीएनए का दूसरा न्यूक्लियोटाइड है,
ये क्या चीज़ है, डीएनए का तीसरा न्यूक्लियोटाइड है। देखो यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे, ये थाइमीन है। यहाँ पर क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे साइटोसिन है। ठीक है, ये कार्बन नंबर 5 प्राइम फॉस्फेट हमेशा फ्री रहेगा। ये 3 प्राइम, यहाँ पर 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम, यहाँ पर 5 प्राइम 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम, और यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम 3 प्राइम ओवेच होगा, 3 प्राइम ओवेच होगा, 3 प्राइम ओवेच होगा। ठीक है, देखो सेम मैं यहाँ पर बनाया हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके 3 प्राइम OH और 5 प्राइम फॉस्फेट के फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो मैं एज इट इज मैं इसको बनाया हूँ। अब यहाँ पर मैं इसको भी बना लेता हूँ आरएनए प्राइमर को। देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं आरएनए प्राइमर को बना लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये पहला न्यूक्लियोटाइड है आरएनए प्राइमर का। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये यही है ना, देख लीजिए सेम मैं वही कर रहा हूँ, 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम, और ये क्या चीज़ है 5 प्राइम। सिमिलरली हम लोग बोलेंगे दूसरा न्यूक्लियोटाइड बना रहा हूँ आरएनए प्राइमर का। देखो ध्यान से, ऊपर में देखो जैसा वहाँ से बन रहा होगा 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम, ये क्या चीज़ है 4 प्राइम, और ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम 5 प्राइम कार्बन है। ठीक है, ये वाला। इसके बीच में क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, ये यहाँ पर क्या है, दूसरे पोजीशन पे OH है क्योंकि ये राइबोस शुगर है, तीसरे पोजीशन पे भी OH रहेगा। यहाँ पर देखो ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा 3 प्राइम, और हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम के बीच में फॉस्फेट प्रेजेंट होगा। देखो ध्यान से, यही है सिंपल। ठीक है, कैसे बनता है मैंने बताया था। अब यहाँ पर देखिए, समझिए क्या चीज़ है, यहाँ पर कौन इंटर किया हम लोग बोलेंगे, डीटीपी रोटेशन हुआ तो क्या हुआ हम लोग बोलेंगे 40 डिग्री जब रोटेशन हुआ तो डीटीपी इंटर किया कहाँ पर, हम लोग बोलेंगे कैटालाइटिक सेंटर पे, या हम लोग बोलेंगे पाम डोमेन में। क्यों डीटीपी ही इंटर किया, क्योंकि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, थायमिन होता है, इसीलिए। तो हम लोग यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, डीटीपी का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। देखो ध्यान से, यहाँ पर ऐसे करके डीटीपी का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं। ठीक है, जो इंटर किया देखो ऐसे करके। ठीक है, देखो ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे ये क्या है, थायमिन है। ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3 कार्बन नंबर 4 और ये कार्बन नंबर 5। देखिएगा, समझिएगा, ये मैं डीटीपी का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारा चीज़ क्लियर होगा, क्योंकि ये डीएनए का पार्ट है, इसीलिए दूसरे पोजीशन पे क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे H रहेगा, डीऑक्सी, तीसरे पोजीशन पे OH फ्री रहेगा। पांचवा जो कार्बन है ना, इसके साथ हम लोग बोलेंगे क्या होगा, COP। ठीक है, COP, यहाँ पर डबल बॉन्ड O होगा, फिर O होगा, 3 फॉस्फेट जुड़ा हुआ रहेगा, O होगा, फिर यहाँ पर हम लोग बोलेंगे, देखो ऐसे करके फॉस्फेट जुड़ा हुआ रहता है। कितना फॉस्फेट हम लोग बोलेंगे, 3 फॉस्फेट। देखो पहला, दूसरा, यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, यहाँ पर देखो तीसरा, 3 फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको बोलते हैं अल्फा फॉस्फेट, इसको बोलते हैं बीटा फॉस्फेट, और इसको बोलते हैं गामा फॉस्फेट। इसी को हम लोग बोलते हैं डीटीपी। ठीक है, मतलब डीऑक्सी थायमिडीन, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ट्राइफॉस्फेट। डीऑक्सी, डीऑक्सी मतलब क्या चीज, 2 प्राइम पे ऑक्सीजन, इसलिए डीऑक्सी, टी से क्या आया है, थायमिडीन, और क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, यही हम लोग बोलेंगे यहाँ पर इंटर करेगा। ठीक है, यही डीटीपी हम लोग बोलेंगे यहाँ पर, हम लोग बोलेंगे इंटर। इसकी वजह से 40 डिग्री रोटेशन की वजह से जो डीटीपी जो बाहर से आ रहा है वो कहाँ पहुंच जाएगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं इसको यहाँ पर दिखा रहा हूँ ऐसे करके। ठीक है, इसको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, तो ये कैसा दिखेगा, देखो ध्यान से, कैसा दिखेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या रहेगा, थायमिन रहेगा। ठीक है, देखो ऐसे दिखेगा। अब देखो, देखना समझना, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर क्या, 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम, और ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम। ठीक है, और कार्बन यहाँ पर जो है 5 प्राइम, उसके बीच में मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये वाला, इसको हम लोग ऐसे दिखा दे रहा हूँ समझाने के लिए। यहाँ पर क्या है, O है। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर P, डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर P, डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पर O माइनस, यहाँ पर भी क्या O माइनस। ठीक है, देख लो, इसी को मैं बनाया हूँ, देखो ध्यान से, इसी को मैं यहाँ पर बनाया हूँ। ठीक है, ये इंटर किया यहाँ पर। अब जब इंटर किया तो अब क्या होगा, यही काम है किसका, हम लोग बोलेंगे 40 डिग्री रोटेशन ऑफ O हेलिक्स का। ठीक है, ये आपको डी वाटसन के बुक में मिल जाएगा। तो अब क्या होगा, बस अब हम लोग बोलेंगे, अब होगा क्या, अब बाकी काम किसका हम लोग बोलेंगे, कैटालाइटिक सेंटर का तो है, कैटालाइटिक जो सेंटर है उसका बाकी काम है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो ध्यान से, क्या इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये जो पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड जो है, ये पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड है, वो क्या करेगा, देखो ध्यान से, वो क्या करेगा, ये पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ये जो नेगेटिवली चार्ज, यहाँ पर ये अल्फा फॉस्फेट है, ये बीटा फॉस्फेट है, ये गामा फॉस्फेट है। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड क्या करेगा, ये जो फॉस्फेट है ना, ये देखो बीटा फॉस्फेट एंड गामा फॉस्फेट में जो ऑक्सीजन के बीच में जो क्या चीज, हम लोग ऑक्सीजन के पास जो नेगेटिव चार्ज है
उस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे स्टेबलाइज करेगा। कौन, हम लोग बोलेंगे आर्जिनिन एंड लाइसिन। ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि अपना काम को अच्छे से कर पाए कौन, डीएनए पॉलीमरेज 3। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो ध्यान से, वही मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है हम लोग मैंने क्या लिखा है, आर्जिनिन एंड लाइसिन जो कि पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड होता है विच स्टेबलाइजेस द नेगेटिव चार्ज ऑफ क्या चीज, बीटा फॉस्फेट एंड हम लोग बोलेंगे गामा फॉस्फेट। तो बीटा फॉस्फेट में जो ऑक्सीजन है और गामा फॉस्फेट में जो ऑक्सीजन है उसमें नेगेटिव चार्ज है, उसको ही स्टेबलाइज कौन करता है, लाइसिन एंड आर्जिनिन। ठीक है, तो ये चीज तो क्लियर हो गया। अब हम लोग बोलेंगे जब ये स्टेबलाइजेशन हो जाता है तब क्या होता है, देखो ध्यान से, तब क्या होता है, हम लोग बोलेंगे बाकी काम किसका है, कैटालाइटिक सेंटर का है। अभी कैटालाइटिक सेंटर में क्या होता है, दो हम लोग बोलेंगे इंपॉर्टेंट आयन होता है Mg2+ एंड हम लोग क्या बोलते हैं Zn2+। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, जिसकी वजह से देखो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो अल्फा फॉस्फेट है ना, ये हम लोग बोलेंगे यहाँ से यहाँ पर अल्फा फॉस्फेट पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। ठीक है, कौन अटैक करेगा, तो हम लोग बोलेंगे जो 3' OH जो ग्रुप है, ठीक है, ये फ्री जो 3' OH ग्रुप है वो अल्फा फॉस्फेट ऑफ इनकमिंग डीएनटीपी पे अटैक करेगा, जिसकी वजह से बीटा एंड गामा फॉस्फेट अलग हो जाएगा। और हम लोग बोलेंगे ये जो 3' OH है ना और ये 5' जो कार्बन है ना, इसके बीच में क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा। ये कैसे बनेगा ये मैंने बताया था मैकेनिज्म में। ठीक है, दी केमिस्ट्री ऑफ डीएनए एप्लीकेशन आप लोग देखना। ठीक है, तो ऐसे करके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा। तो बनेगा तो फिर क्या होगा, देखो जैसे ही बन जाएगा तो ये वाला तो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, डीएनए का ई है ना, ये टी के साथ क्या कर जाएगा, पेयर कर जाएगा। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर फिर से क्या हो गया, 3' OH ग्रुप फ्री हो गया। ठीक है, 3' OH ग्रुप फ्री हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या चीज है, फिर से ये 3' OH ग्रुप हम लोग बोलेंगे, फिर से जो भी इनकमिंग डीएनटीपी आएगा उस पर क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, बीटा गामा फॉस्फेट बाहर निकलेगा और फिर से हम लोग बोलेंगे बॉन्ड बनेगा इसके बीच में और जो आने वाला जो क्या है डीएनटीपी है उसके बीच में। तो यहाँ पर टायरोसिन का काम क्या चीज है, देखो टायरोसिन के पास क्या चीज होता है, हम लोग बोलेंगे टायरोसिन के पास बेंजीन रिंग होता है ऐसे करके। ठीक है, मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, बेंजीन रिंग। अगर थाइमिन को भी देखूंगा, अगर थाइमिन का भी ये नाइट्रोजनस बेस है, थाइमिन को भी अगर स्ट्रक्चर देखिएगा तो थाइमिन के पास भी क्या होता है, बेंजीन रिंग होता है। ठीक है, तो टायरोसिन का बेंजीन रिंग और थाइमिन का बेंजीन रिंग एक दूसरे के ऊपर स्टैक करता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं बेस स्टैकिंग। ठीक है, ऐसे करके स्टैक करेगा तो हम लोग बोलेंगे थाइमिन का बेंजीन रिंग और यहाँ पर जो भी नाइट्रोजनस बेस है, चाहे वो हम लोग बोलेंगे प्यूरिन रहे चाहे पाइरिमिडीन रहे, उसमें बेंजीन रिंग होगा ही, उसके ऊपर ऐसे करके बेस स्टैकिंग होगा, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे क्या होगा, एक बेस दूसरे बेस के नीचे में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे आसानी से आ जाएगा। एक बेस दूसरे बेस के नीचे में आसानी से आ जाएगा। अगर आ जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं बेस स्टैकिंग इफेक्ट इन डीएनए। ठीक है, और यही बेस स्टैकिंग इफेक्ट की वजह से हम लोग बोलेंगे क्या होता है, डीएनए में स्टेबिलिटी आता है। इस चीज को याद रखना है। ठीक है, तो टायरोसिन एमिनो एसिड का काम मैंने लिखा था क्या चीज, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, यहाँ पर मैंने ये लिखा था टायरोसिन एमिनो एसिड जो प्रेजेंट होता है ओ हेलिक्स ऑफ फिंगर डोमेन में, वो क्या चीज में हेल्प करता है, बेस स्टैकिंग इन डीएनए। ठीक है, मतलब ये जो बेस है ना, ये जो बेस है, ये बेस दूसरे यहाँ इसके नीचे वाला जो बेस है उसको ऊपर स्टैक करेगा। स्टैक किसकी वजह से करा, हम लोग बोलेंगे टायरोसिन एमिनो एसिड में जो बेंजीन रिंग है वही बेंजीन रिंग हम लोग बोलेंगे जो नाइट्रोजनस बेस में जो बेंजीन रिंग है उसके साथ स्टैक करता है, स्टैक, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे क्या होता है, एक नाइट्रोजनस बेस दूसरे नाइट्रोजनस बेस दूसरा नाइट्रोजनस बेस तीसरे नाइट्रोजनस बेस के ऊपर स्टैकिंग करते हैं। स्टैकिंग करता मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर अरेंज हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे डीएनए को ज्यादा क्या मिलता है, स्टेबिलिटी मिलता है। जैसे ही बेस स्टैकिंग हो जाएगा, जैसे ही बेस स्टैकिंग हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे ये जो क्लोज स्टेट में था ना कौन, फिंगर डोमेन, वो फिर से क्या हो जाएगा, ओपन स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, मतलब ये स्टेट में चला जाएगा, फिर से इनकमिंग डीएनटीपी आएगा और बार बार यही स्टेप होता चला जाएगा, तब जाके हम लोग बोलेंगे क्या बनता चला जाएगा, डीएनए बनता चला जाएगा। देखो वही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, पहला क्या लिखा है, इट कैचेस द करेक्ट इनकमिंग डीएनटीपीज। बिल्कुल, ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे करेक्ट इनकमिंग डीएनटीपीज को कहां तक लाता है, हम लोग बोलेंगे कहां तक लाता है, जो प्राइमर का 3' OH ग्रुप है वहां तक लाता है ताकि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन सके। दूसरा मैंने लिखा है कंपोज्ड ऑफ ओ हेलिक्स, ये मैंने बताया ओ हेलिक्स ऑफ फिंगर डोमेन, मतलब इसमें जो एमिनो एसिड्स का अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, हेलिकली अरेंजमेंट होता है। इसमें 3 स्पेसिफिक एमिनो एसिड मिलता है, टायरोसिन, लाइसिन एंड आर्जिनिन। टायरोसिन बेस स्टैकिंग में हेल्प करता है क्योंकि इसके पास बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर होता है, एरोमेटिक एमिनो एसिड है और जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे डीएनए में स्टेबिलिटी आता है। लाइसिन एंड आर्जिनिन मैंने बताया कि ये क्या करता है, बीटा एंड गामा फॉस्फेट, बीटा एंड गामा फॉस्फेट में जो ऑक्सीजन के पास जो नेगेटिव चार्ज है उसको ये स्टेबलाइज करता है। क्यों, क्योंकि आर्जिनिन एंड लाइसिन पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पर बताना, यही मैंने यहाँ पर लिखा है जो मैंने यहाँ पर समझाया।
ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या चीज है, इंपॉर्टेंट ये है, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि डीएनए में स्टेबिलिटी के लिए बेस स्टैकिंग इफेक्ट होता है, वो बेस स्टैकिंग इफेक्ट किसकी वजह से होता है, तो याद रखना वो बेस स्टैकिंग इफेक्ट हम लोग बोलेंगे जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का जो फिंगर डोमेन में जो टायरोसिन एमिनो एसिड होता है ना, उसकी वजह से बेस स्टैकिंग होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये यहां तक तो यहां तक जो मैंने लिखा था वो मैंने बता दिया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर मैं एक लाइन लिखा हूँ, क्या चीज, इट ऑल्सो कॉजेज 90 डिग्री रोटेशन ऑफ पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है, 90 डिग्री रोटेशन ऑफ पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड। देखो यहाँ पर मैंने ये नहीं बोला, यहाँ पर मैंने ये नहीं लिखा है कि मैंने यहाँ पर 40 डिग्री रोटेशन नहीं लिखा। 40 डिग्री रोटेशन किस में हो रहा है, 40 डिग्री रोटेशन हो रहा है फिंगर डोमेन में, ना कि कोई डीएनए का या आरएनए का स्ट्रैंड में। लेकिन यहाँ पर ये जो फिंगर डोमेन है ना, वो क्या करता है, देखो ध्यान से, वो दूसरा काम को भी करता है कि जो डीएनए का जो स्ट्रैंड है ना, डीएनए के स्ट्रैंड को 90 डिग्री में क्या करता है, रोटेट करता है। कौन, ये फिंगर डोमेन खुद तो रोटेट हो जाता है 40 डिग्री एंगल में। क्यों, क्योंकि हम लोग बोलेंगे बेस स्टैकिंग इफेक्ट होना है। क्यों, क्योंकि इसको क्लोज स्टेट में आना है ताकि डीएनटीपीस और हम ये कैटालाइटिक सेंटर का आ सके और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन सके। लेकिन ये जो फिंगर डोमेन होता है, ओ हेलिक्स ऑफ फिंगर डोमेन, ये क्या करता है, मेन जो डीएनए का पेरेंटल स्ट्रैंड होता है उसको 90 डिग्री एंगल पे रोटेट कर देता है। तो क्वेश्चन आता है क्यों ऐसा करता है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा के बता रहा हूं कि क्यों ये फिंगर डोमेन जो डीएनए का जो पेरेंटल स्ट्रैंड है ना, उसको 90 डिग्री एंगल में रोटेट कर देता है। क्यों ऐसा करता है, ये मैं भी डायग्राम के साथ बता रहा हूं, ठीक है। तो फिंगर डोमेन क्या करता है, हम लोग बोलेंगे 90 डिग्री ये करता है, रोटेशन करता है किसमें, जो पेरेंटल डीएनए का जो स्ट्रैंड है उसमें। क्यों ऐसा करता है, देखो क्यों करता है, इसको ऐसे करके समझिए। मान लीजिए ये क्या चीज है, देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, पेरेंटल मान लो डीएनए के स्ट्रैंड है, मान लो ये पेरेंटल डीएनए के स्ट्रैंड है, मान लो, ठीक है। ये मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, मान लो 5 प्राइम में, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम है, मान लो, ठीक है। ये पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड मैं लिख दे रहा हूँ, क्या चीज है, पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर नया डीएनए बन रहा है, देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, नया डीएनए बन रहा है, ऐसे करके देखो, ये क्या चीज, जैसे नया डीएनए बन रहा है, बनता चला जा रहा है 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में बनता चला जा रहा है नया नया डीएनए। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पर मान लो कि अगर एडेनिन है तो यहाँ पर क्या होगा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, थाइमीन होगा। अगर यहाँ पर साइटोसिन है तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, गुआनिन होगा। अगर यहाँ पर हम लोग बोलेंगे क्या चीज, अगर मान लो यहाँ पर एडेनिन है तो यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, थाइमीन होगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर क्या चीज है, गुआनिन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, साइटोसिन होगा, ऐसे करके, ठीक है, बनता चला जा रहा है। और अगर मान लो कि अब डीएनए के स्ट्रैंड मान लो ये वाला न्यूक्लियोटाइड, ये वाला न्यूक्लियोटाइड, ये वाला न्यूक्लियोटाइड, ये वाला न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। यहाँ पर मान लो क्या चीज है, थाइमीन है। यहाँ पर मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एडेनिन है। यहाँ पर मान लो साइटोसिन है, यहाँ पर मान लो गुआनिन है, ठीक है। तो अब आप लोग बताइए कि यहाँ पर जो हम लोग बोलेंगे, जो नया डीएनए में जो हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड आएगा, वो कौन सा आएगा, बट ऑब्वियस है वो कौन सा आएगा, हम लोग बोलेंगे कौन सा आएगा, हम लोग बोलेंगे ए आएगा, ताकि ए टी के साथ पेयर कर सके। यही कॉन्सेप्ट है ना। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअल में यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर डी एनटीपीज आ तो रहा है ना, क्या क्या डी एनटीपीज आ रहा है, हम लोग बोलेंगे डी एटीपी भी आ रहा है, डी सीटीपी भी आ रहा है, डी जीटीपी भी आ रहा है, और डी टीटीटी भी आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर ये पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड को 90 डिग्री में नहीं घुमाया जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर देखो, ये जो इनकमिंग डीएनटीपी है वो इसके साथ भी तो बेस पेयर कर लेगा, एडी के साथ कर लेगा, तो यहाँ पर गैप बन जाएगा। ये देखो, ये जो इनकमिंग डीएनटीपी है, ये क्या चीज है, सी किसके साथ पेयर कर जाएगा, जी के साथ पेयर कर जाएगा। देखो यहाँ पर, फिर यहाँ पर भी तो पेयरिंग हो सकता है ना, जी किसके साथ पेयर कर जाएगा, टी के साथ पेयर कर, सॉरी सी के साथ पेयर कर जाएगा। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे क्या होता है, 90 डिग्री में रोटेशन होता है किसका, पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड का। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 90 डिग्री रोटेशन होगा किसका, हम लोग बोलेंगे रोटेशन ऑफ पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड। कौन कराया, फिंगर डोमेन कराया। क्यों कराया, ताकि हम लोग बोलेंगे क्या नहीं हो सके, हम लोग बोलेंगे बेस पेयरिंग अच्छे से हो सके। देखो यहाँ पर मैंने, यहाँ पर देखो, ये वाला क्या चीज है, ये डीएनए का स्ट्रैंड है, यहाँ पर क्या चीज है, ए है, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, जी है, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, टी है, और यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सी है, ठीक है, यही है। अब यहाँ पर क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या चीज है, ये वाला नया डीएनए बन रहा है। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर टी है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री, जी के कॉम्प्लीमेंट्री सी है, यहाँ पर इसके कॉम्प्लीमेंट्री ए है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री जी है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, अब देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर क्या चीज है, डीएनए में क्या चीज हम लोग बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड डी है।
ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग बोलेंगे जो भी इनकमिंग डीएनटीपी आएगा वो कहाँ पर किसके साथ बेस पेयरिंग करेगा, हम लोग बोलेंगे टी के साथ ही तो बेस पेयरिंग करेगा ना। तो ये इनकमिंग डीएनटीपी ए सी और जी के साथ भी तो बेस पेयरिंग कर सकता है। तो उससे बचाने के लिए देखो क्या होता है यहाँ पर, ये जो मतलब ये होता है ना डीएनए, उसको 90 डिग्री में घुमा दिया जाता है। देखो तो ये थायमीन यहाँ पर है, ठीक है, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, उसको टर्न कर दिया था किस डिग्री में, हम लोग बोलेंगे ऐसे 90 डिग्री एंगल में क्या किया जाता है, मोड़ दिया जाता है, जिसके थ्रू हम लोग बोलेंगे एडेनिन अब कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है, साइटोसिन कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, गुआनिन कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है। तो इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि हम लोग बोलेंगे करेक्ट बेस पेयरिंग होगा, मतलब यहाँ पर जो डीएनटीपीज आएगा वो किस हम लोग बोलेंगे कौन आएगा, हम लोग बोलेंगे कौन आएगा, ए ही तो आएगा ना, और ए ही क्या कर पाएगा, हम लोग बोलेंगे ए ही यहाँ पर ए क्या कर पाएगा, टी के साथ बेस पेयरिंग कर पाएगा, ठीक है। जैसे ये बेस पेयरिंग हो गया तो फिर से हम लोग बोलेंगे फिंगर डोमेन क्या करता है, इसको फिर से वापस क्या करता है, हम लोग बोलेंगे क्या करता है, फिर से वापस सेम पोजीशन पे लाता है, ठीक है, देखो ध्यान से, ठीक है। तो ये फिर से ऐसे करके रोटेट हो जाएगा, ठीक है, रोटेट हो जाएगा, तो यहाँ पर अब क्या रहेगा, देखो ध्यान से, इसको ऐसा समझिए, रोटेट हो जाएगा, फिर से वापस ये अपने पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो कैसा दिखेगा, देखो मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ऐसे करके कैसा दिखेगा, देखो यहाँ पर ये ऐसा दिखेगा ना, देखो यहाँ पर ये कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, ये क्या चीज़ है, ए है, ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे जी है, फिर क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे टी है, देखो फिर क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे सी है, फिर क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे टी है, फिर क्या है ए है, फिर क्या है सी है, फिर क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे जी है, देखो यही है ना, ठीक है। यहाँ पर यहाँ तक क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे बॉन्ड बन गया, देखो यहाँ तक ये नया डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है। ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी, जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी, टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए, जी सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी, और देखो ए यहाँ टी का कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। फिर से वापस इस पोजीशन पे आ जाए, देखो यहाँ पर देखो यही है ना, यही है, यहाँ पर देखो ये वाला ए सी जी, फिर से क्या होगा, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे फिर से क्या होगा, देखो यहाँ पर फिर वापस ये अपने पोजीशन पे आ गया, फिर से यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 90 डिग्री का क्या होगा, फिर से रोटेशन होगा, मतलब फिर से हम लोग बोलेंगे क्या होगा, 90 डिग्री का रोटेशन होगा, क्यों, फिर से यहाँ पर ऐसे करके रोटेशन होगा, देखो यहाँ पर ऐसे ऐसे मैं इसी डायग्राम में दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर क्या है, ये वाला सी आ गया, और यहाँ पर क्या है, ये वाला जी आ गया, ठीक है, रोटेशन हो गया फिर से 90 डिग्री का। तो इसका फायदा क्या होगा, फिर से हम लोग बोलेंगे करेक्ट बेस पेयरिंग होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट्री हम लोग बोलेंगे पी होता है ना, तो यहाँ पर कौन सा डीएनटीपी आएगा, हम लोग बोलेंगे डी टीटीपी आएगा, और क्या होगा, हम लोग बोलेंगे करेक्ट बेस पेयरिंग होगा। इसीलिए हम लोग बोलेंगे क्या होता है, 90 डिग्री का क्या होता है, रोटेशन होता है, किसमें, पेरेंटल डीएनए के स्ट्रैंड में, और ये सब सारा का सारा कहाँ हो रहा है, हम लोग बोलेंगे ये सब सारा का सारा हो कहाँ रहा है, हम लोग बोलेंगे कैटालाइटिक सेंटर पे या पाम डोमेन पे। कौन हेल्प कर रहा है, हम लोग बोलेंगे फिंगर डोमेन हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो याद रखना, क्वेश्चन अगर आता है कि फिंगर डोमेन में कितना डिग्री का रोटेशन होता है, तो 40 डिग्री का रोटेशन होता है, ठीक है। क्यों होता है मैंने बता दिया, फिंगर डोमेन पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड को 90 डिग्री में रोटेट करता है, क्यों, इनकरेक्ट बेस पेयरिंग से बचाने के लिए, ठीक है, ये मैंने अभी बता दिया। तो ये खत्म हो गया फिंगर डोमेन। तीसरा जिसका क्या पार्ट है, हम लोग बोलेंगे थंब डोमेन डीएनए पॉलीमरेज का। तो थंब डोमेन में बस ये याद रखिएगा कि थंब डोमेन का कोई भी डायरेक्ट रोल नहीं रहता है डीएनए से डीएनए के सिंथेसिस में, ठीक है। लेकिन ये क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है थंब डोमेन, तो हम लोग बोलेंगे ये हम लोग बोलेंगे रिस्पॉन्सिबल होता है, देखो मैंने यहाँ पर लिखा है, इट मेंटेन्स द करेक्ट पोजीशन ऑफ प्राइमर एंड द एक्टिव साइट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज का जो कैटालाइटिक सेंटर होता है, एक्टिव साइट होता है, और आरएनए प्राइमर का करेक्ट पोजीशन को मेंटेन करता है थंब डोमेन, ठीक है। इट आल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन डीएनए पॉलीमरेज एंड इट्स सबस्ट्रेट। मतलब दूसरा काम ये थंब डोमेन का ये है कि ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज का और इसका सबस्ट्रेट जो डीएनटीपीज है उसके बीच में स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन को मेंटेन करता है, तभी जाके हम लोग बोलेंगे डीएनए से डीएनए सिंथेसिस कर पाता है कौन, द मेन एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, हम लोग बोल सकते हैं डीएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, स्पेशली हम लोग बोल सकते हैं डीएनए पॉलीमरेज 3, द मेन एंजाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। तो ये खत्म होता है, ठीक है। तो हम लोग अगले लेक्चर में क्या स्टडी करेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग ये स्टडी करेंगे क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे डिस्क्रिमिनेटर, हम लोग एमिनो एसिड्स के बारे में स्टडी करेंगे, या हम लोग बोल सकते हैं द फिडिलिटी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, ये कंप्लीट खत्म हो गया, तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।